दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शब्द रचना और शब्द रचना में हमारा टॉपिक है संधि। संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब दो निकटवर्ती वर्ण परस्पर मिलते हैं तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये सब हमने कल कर लिया था, लेकिन फिर भी आज एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। जहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। और जहाँ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5, जिसे हमने एक ट्रिक के माध्यम से समझा था। दीर्घ व यादि, दीर्घ व यादि यानी दीर्घ गुण वृद्धि, यड़ और अयादि। ये हो गए स्वर संधि के 5 भेद। साथ में हमने उन उदाहरणों को लिया था जो पिछले वर्षों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो या स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो, वहाँ होती है हमारी व्यंजन संधि। एक साइड में व्यंजन का होना अनिवार्य है, ठीक? या तो दोनों तरफ व्यंजन हो या एक साइड में व्यंजन जरूर हो, वहाँ व्यंजन संधि होती है। देखिए, व्यंजन संधि देखने में जितनी कठिन लगती है यह उतनी ही सरल है। कठिन इसलिए लगती है क्योंकि इसमें नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही व्यंजन संधि होती है। लेकिन हमें नियमों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उन्हें समझने की। बस उन नियमों को समझिए और नियम समझने के साथ ही उन नियमों से संबंधित शब्दों की संधि करते जाइए। आप व्यंजन संधि कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि के नियम। पहला नियम क्या कहता है कि वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग आप जानते ही हैं, वर्गीय व्यंजन जो हमने वर्णमाला के चैप्टर में पढ़ा था। वर्गीय व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक के 25 वर्ण, क से लेकर म तक के 25 वर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उन वर्गीय व्यंजनों में से पहला वर्ण क्या होता है? क वर्ग का क, च, ट, त, प, ठीक है। इनका तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। जैसे क वर्ग का तीसरा क्या है? ग, च वर्ग का तीसरा क्या है? ज, ट का ड, त का द, प का ब, ठीक। वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। देखिए, दिक् प्लस अंत, ये क्या है? क, पहला वर्ण है। हम बस ये देखेंगे कि इसमें ये पहला वर्ण है। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देना है। तो क का हम कर देंगे ग, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दिक् प्लस अंत दिगंत, दिक् प्लस गज दिग्गज, अच प्लस अंत अजंत। देखिए, ये च है, ठीक है। ये च वर्ग का पहला वर्ण है, इसे हम तीसरे वर्ण में यानी ज में परिवर्तित कर देंगे तो अजंत। सट प्लस आनन षडानन, ये ट है तो ट का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ड, तो षडानन। सत प्लस आचार सदाचार, शुभ प्लस संत सुबंत, उट प्लस घाटन उद्घाटन, तत् प्लस रूप तद्रूप। क्लियर है? देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। वर्ग का पहला वर्ण यानी क, च, ट, त, प, ये है वर्ग का पहला वर्ण। ये 5वें वर्ण में परिवर्तित होंगे। अंग, य, न, म। जैसे वाक प्लस मय, क, ये क्या है? क, ये 5वें वर्ण में परिवर्तित होगा तो वांग्मय। षट प्लस मास षण्मास, ये ट है, ये कहाँ परिवर्तित हो जाएगा? ण में। उत प्लस मत्त उन्मत्त, ये त है तो त का 5वां वर्ण क्या है? न। अप प्लस मय, तो प किसमें चेंज हो जाएगा? म में, अम्मय। इसमें होगा वर्ग का पहला वर्ण 5वें वर्ण में परिवर्तित। ये नियम कहता है कि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो, म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो हमारे ये वर्गीय व्यंजन है क से म तक, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो म के बाद ये जो स्पर्श व्यंजन कोई भी हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार आप जानते हैं ये होता है,
या उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। पंचमाक्षर अंग य न न म, ठीक, या तो अनुस्वार होगा या पंचमाक्षर होगा। जैसे शम प्लस कर, तो ये म है, तो म के बाद स्पर्श व्यंजन आ रहा है क, तो क्या हो जाएगा शंकर, चाहे शंकर पंचमाक्षर चाहे अनुस्वार। सम प्लस चय संचय, यानी पंचमाक्षर या अनुस्वार। घम प्लस टा घंटा, सम प्लस तोष संतोष, अहम प्लस कार अहंकार, पम प्लस चम पंचम। तो ये जो म है, म का पंचमाक्षर क्या हो गया या, तो पंचम। ये नियम कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो छ से पहले च बढ़ जाता है, और कुछ नहीं करना। यानी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो उसके बाद आए छ, तो छ से पहले क्या बढ़ जाएगा, च और बढ़ जाएगा। परे प्लस छेद, परे ये क्या है ए, यानी कि ह्रस्व ए आ रहा है यहाँ पे, तो ह्रस्व ए प्लस छ, तो क्या हो जाएगा परिच्छेद, यानी यहाँ पर च बढ़ गया, ठीक। वि प्लस छेद, तो विच्छेद, यहाँ पे च बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व ए आ रहा है और यहाँ पे छ आ रहा है। आ प्लस छादन, यहाँ दीर्घ आ प्लस छ आ रहा है तो यहाँ पर च बढ़ गया, तो आच्छादन, ठीक। अब देखते हैं त से संबंधित नियम क्या है। त से संबंधित नियम देखते हैं। त के बाद च आए या छ आए, त के बाद च आए या छ आए तो च हो जाता है। सत प्लस चित, सत प्लस चित, यानी त के बाद क्या आ रहा है च, तो क्या हो जाएगा आधा च बढ़ जाएगा, ठीक, सच्चित। ये जो त है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आधा च। त के बाद ज आए या झ आए, त के बाद ज आए या झ आए तो ज हो जाएगा। जैसे सत प्लस जन सज्जन, ज बढ़ गया यहाँ पे, यानी कि जो त है ये ज में परिवर्तित हो गया। त के बाद ल आए, त के बाद ल आए तो ल हो जाता है। जैसे उत प्लस लास, तो ये त है ना, ये आधा ल में परिवर्तित हो गया उल्लास। अब देखते हैं त के बाद श आए, त के बाद श आए तो क्या होगा, जो त है ये तो च हो जाएगा और श है ये छ हो जाएगा। जैसे तत् प्लस शरीर, तो त है, त के बाद श आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा ये जो श है ये तो छ हो जाएगा और ये जो त है ये च हो जाएगा, तस् शरीर। उसी तरह उत प्लस शिष्ट, तो ये जो त है ये तो च में बदल गया और ये जो श है ये छ में बदल गया, यानी उच्छिष्ट। उसी तरह त के बाद ह हो, त के बाद ह हो तो क्या होगा, तो ह की जगह पे तो आ जाएगा ध और त की जगह पे आ जाएगा द। जैसे तत् प्लस हित तद्धित, पत प्लस हति पद्धति, उत प्लस हरण उद्धरण। ये नियम कहता है म के बाद म आए, म के बाद म आए, यानी अब इसी से देख लीजिए म और म दो बार म आ रहा है तो द्वित्व हो जाता है, तो द्वित्व तो होगा ही जब दो बार म आ रहा है। तो सम प्लस मति सम प्लस मेलन, तो सम्मति सम्मेलन, ठीक है ना। म इन दोनों का मेल होगा तो द्वित्व हो जाएगा, आधा म हो जाएगा फिर पूरा म हो जाएगा। उसी तरह च या ज, च या ज, इनका मेल अगर न से होता है तो न के स्थान पर ज्ञ हो जाएगा, ठीक। जैसे यज प्लस न, ये ज है, ज प्लस न आ रहा है, यानी ज के बाद न आ रहा है तो यहाँ पर हो गया यज्ञ। आगे देखते हैं श के बाद त आए, श के बाद त आए तो ट हो जाता है और श के बाद थ आए तो ठ हो जाता है। जैसे आक्रश प्लस त, यानी श के बाद त आ रहा है तो आकृष्ट ट हो गया। प्रश प्लस थ, यानी श के बाद थ आ रहा है तो ठ हो जाएगा पृष्ठ। शश प्लस थ, तो श के बाद थ आ रहा है तो ठ हो जाएगा पृष्ठ, ठीक। अब देखते हैं रे र और श, ये तीन वर्ण हैं, इनके बाद अगर न आता है तो ण हो जाता है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि न जो शब्द के मध्य में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे भर प्लस अन, भर प्लस अन तो क्या हो गया भरण। अब देखिए ण कहाँ है, र यहाँ पर नहीं है, ये बाद में है भरण। रे प्लस न, ये क्या है ऋण, यानी ये न इसी के पास है और ये इससे दूर है। ण पहले भी हो सकता है, सॉरी मध्य में भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। अब देखते हैं उपसर्ग संबंधी। उपसर्ग संबंधी क्या है, उपसर्ग आप जानते ही हैं, उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है, शब्द का छोटा सा अंश। तो उपसर्ग के बाद अगर स आता है, उपसर्ग के बाद अगर स आता है तो श हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। ये उपसर्ग हैं अनु अभे वे, ये हैं उपसर्ग। उपसर्ग के बाद में ये स आ रहा है, ठीक है ना, तो हमारा बन जाएगा मूर्धन्य श। अनु प्लस संगी अनुषंगी, अभि प्लस सेक अभिषेक, वि प्लस सम विषम, ठीक। इस तरह से हमारी ये व्यंजन संधि कंप्लीट हुई।
कल हम विसर्ग संधि देखेंगे। व्यंजन संधि के जो नियम हैं इनको पढ़कर, इनके उदाहरण पढ़कर देखें, यानी कि नियमों को पढ़ें और उसके बाद उदाहरणों को पढ़ें, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।